नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिमालय सीरीज़ के इस पहले अंक में। तो आज हम बात करेंगे उस जगह की जो जगह देवताओं का स्थान कही जाती है और जो हमारे भारत का सिरमौर है, यानी कि मुकुट है। तो आज हम बात करेंगे हिमालय की। हिमालय वो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई हैं और केवल एक ही देश नहीं बल्कि कई सारे देशों में मिलकर फैली हुई हैं। और ये एक तरीके से पृथ्वी में स्वर्ग हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा क्षेत्र देवभूमि कहा जाता है, ये देवों का स्थान कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालयन रीजन जो है वो कई सारे क्षेत्रों में है, जैसे कि भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, उसके अलावा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, भूटान में है, कुछ चाइना, तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय में हमारा केवल एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा दिमाग में आती है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और कई सारे लोग वहाँ पे उसका जो है एक्सपीडिशन भी करते हैं, उस पर चढ़ाई करते हैं। और ये सबसे ऊंची हिमालय की पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई है लगभग 8,848.86 मीटर। और जैसा कि मार्क ट्वेन, जो कि एक महान दार्शनिक हुए हैं और महान, जिसे हम कहेंगे एक फिलोसोफर रहे हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं, तो उनके शब्दों में उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो ह्यूमन रेस का एक क्रेडल है और जो भाषा है उसका बर्थ प्लेस है, यानी कि जन्म स्थान है, और इतिहास की माता है, और ग्रेट ग्रैंड मदर है ट्रेडिशन का, मानी कि जो हमारा जो परंपरा है उसकी एक महान दादी जिसे हम कह सकते हैं वो है। तो हम जैसे जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के कल्चर और परंपराएं और ट्रेडिशंस मौजूद हैं। जैसे आप कश्मीर चले जाएं तो आप वहाँ पे बिल्कुल अलग प्रकार का कल्चर पाएंगे। आप अगर दक्षिण भारत में चले जाएं तो बिल्कुल अलग प्रकार का कल्चर है। अगर वहीं आप पूर्वोत्तर में जाएं तो आप बिल्कुल एक अलग प्रकार की परंपरा पाएंगे। उधर आप अगर उत्तराखंड में जाएं, नॉर्थ ईस्ट असम में जाएं तो बिल्कुल अलग प्रकार की परंपरा पाएंगे। आप पंजाब में जाएँ तो पंजाब का एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है काम करने का। उसी तरीके से आप अगर उत्तराखंड में जाएं तो उत्तराखंड में भी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही आप बहुत भिन्न प्रकार का कल्चरल और वहाँ की जो भी विविधताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें हम बाद में बात करेंगे, आने वाले अंकों में हम बात करेंगे भारत की स्पेशली जो हिमालय क्षेत्र है उसकी विविधताओं के बारे में। तो जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो एक उसके वर्गीकरण का जो तरीका है वो है उसके भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार। तो जिसमें कि सबसे पहले जो है ईस्टर्न हिमालय आता है। ईस्टर्न हिमालय माने कि जो पूर्व में जो हिमालयी क्षेत्र है, उसके अलावा हमारे पास जो मध्य हिमालयी भाग आता है, और उसके अलावा हमारे पास जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र आता है। तो मुख्यतः इसका जो है ये मेगा हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, मतलब कि एक जैव विविधता के लिए ये बहुत बड़ा स्थान है। और उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो ये इसमें बहुत सारे वनस्पति, पौधों और विभिन्न जीव जंतुओं के लिए एक खजाना है, जिसके बारे में हम, इसकी जैव विविधता के बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे। और इसका जो पूरा एक जो क्षेत्र है वो लगभग 5,94,427 वर्ग किलोमीटर है। तो जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो आप देखते हैं कि बहुत खूबसूरत पर्वत श्रेणियाँ हिमालय में हैं। ये मुख्यतः सभी उत्तराखंड की हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही मनोरम इनके दृश्य रहते हैं सभी जगह में, और ये बहुत ज़्यादा हिमाच्छादित रहते हैं पूरा क्षेत्र। उसके अलावा काफ़ी अच्छा हरा भरा ये पूरा क्षेत्र है। तो जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे दर्शनीय स्थल हैं, जो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो सारे क्षेत्र भी आते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बद्रीनाथ का क्षेत्र है, बद्रीनाथ धाम है, जो भी हमारे 4 धामों में से एक है। उसके बाद हमारा केदारनाथ धाम है, ये भी बिल्कुल हिमाच्छादित रहता है और बहुत प्रचलित ये सारे धाम है। उसके बाद ये जागेश्वर धाम है, ये थोड़ा सा कम प्रचलित है आम लोगों में। ये जो हमारे जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है, ये हमारे गढ़वाल के रीजन में आते हैं, गढ़वाल के क्षेत्र में आते हैं। और जो हमारा जो केदारनाथ धाम है वो ये भी हमारे गढ़वाल के क्षेत्र में है। और जो हमारा जागेश्वर धाम है, ये हमारा जो है कुमाऊं वाले रीजन में आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं जागेश्वर धाम, जो है वो कुमाऊं के क्षेत्र में आता है। तो ये भी बहुत प्रचलित धाम है। यहाँ पे लगभग 108 शिव जी के प्राचीन मंदिर हैं। ये हमारा हेमकुंड साहिब है। हेमकुंड साहिब भी बहुत खूबसूरत एक स्थान है। ये मुख्यतः सिख धर्म का जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है।
उसके बाद ये जो है इसमें हम बात कर सकते हैं। तो जागेश्वर धाम भी हमारा बहुत खूबसूरत धाम है। उसके अलावा हमने जैसे बात की हेमकुंड साहिब की, और ये एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है मुख्यतः सिख धर्म के लिए। उसके अलावा जब हम बात करते हैं एक बहुत प्रमुख स्थल की, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस जगह का नाम है कैंची धाम। तो कैंची धाम की अपनी एक विशेष स्थान है सभी धार्मिक स्थलों में। ये बाबा नीम करोली जी का मंदिर है, और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। भवाली एक जगह है, भवाली के पास ही स्थित है। और ये एक बहुत ज़्यादा विशेष कृपा है यहाँ पे भगवान की। और बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता था, और यहाँ पे कई बड़े बड़े लोग साधना के लिए आए और उन्हें यहाँ से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ जब बाबा नीम करोली जी स्वयं थे। और कई जो उनके भक्त बने वो आज के दिन में पूरी देश और दुनिया में उनका नाम कर रहे हैं और अपनी उनकी शिक्षाएं दे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लोग हैं ये महोदय, जैसे इनको आप सभी जानते हैं। इनका नाम है मार्क जकरबर्ग। ये फेसबुक के फाउंडर हैं, और ये भी अपनी फेसबुक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, फेसबुक शुरू करने से पहले जब ये कुछ समस्याओं से ग्रसित थे, तो उस टाइम पे ये नीम करोली जी महाराज के दर्शन के लिए आए थे। और इन्होंने प्रेरणा ली थी इन साहब से। ये हैं स्टीव जॉब्स, जिन्हें हम सभी जानते हैं, ये एप्पल के फाउंडर हैं। और स्टीव जॉब्स भी नीम करोली बाबा के भक्त थे, और कैंची मंदिर में इन्होंने, कैंची धाम में आके काफ़ी साधना वगैरह की थी। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कई सारे अन्य लोगों की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया। उसके अलावा कई अन्य लोग हैं, जैसे कि एक भजन गायक हैं जिनका नाम है कृष्ण दास। काफ़ी अच्छे वो भजन गाते हैं, वो भी नीम करोली जी बाबा से काफ़ी प्रेरित हैं। वो भी एक विदेशी जो है संगीतकार हैं। उसके अलावा एक रामदास जी हैं, वो भी एक विदेशी हैं, जो बाद में रामदास जी बन के जो उभर के आए। वो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, और उन्होंने भी काफ़ी नीम करोली जी महाराज से काफ़ी ये जो है प्रभावित होकर इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण करी। उसके अलावा जब हम बात करते हैं हिमालय में अन्य चीज़ों की, तो उसमें एक बहुत प्रमुख चीज़ है जो वहाँ की नदियाँ हैं, नदियाँ और ताल, जिन्हें हम कहते हैं लेक्स। तो बहुत सारी प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जिनका उद्गम स्थल हिमालय में है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे जो एक प्रसिद्ध नदी और जो सबसे धार्मिक रूप से जिसका एक विशेष स्थान है, वह है गंगा नदी, जिसको भारत में हिंदू धर्म में एक माँ गंगा के रूप में माना जाता है। और यही नहीं, बल्कि अगर आप बात करें हम थोड़ा सा वैधानिक दृष्टि से भी, तो कुछ समय पूर्व ही एक उत्तराखंड हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि नदियां भी एक तरीके से जीवित एंटिटीज हैं, मतलब जीवित एक प्रणालियां हैं जिन्हें हम कहेंगे, और जिनका रखरखाव करना हर मानव का जो उस क्षेत्र में रह रहा है या जो नदियों के आसपास रह रहा है उनका धर्म है। और जब हम बात करें इसकी, तो जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अलकनंदा और भागीरथी जो हैं वो मिलके गंगा की उत्पत्ति हो रही है एक तरीके से। तो ये संगम है अलकनंदा और भागीरथी का। यहाँ से गंगा जी जो है वो गंगा के रूप में जानी जाती है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीके का छोटा सा टापू सा शहर है, एक ताल के चारों ओर पूरा एक शहर बसा हुआ है। इस शहर का नाम है भीमताल। ये भी नैनीताल जिले में आता है, और बहुत खूबसूरत ये भी शहर है। यहाँ पे पूरा ताल है, और इस ताल का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बहुत समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है इस ताल में। और उसके अलावा कई सारी मछलियाँ और उन सब का भी इसमें जो है घर है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और जो है बहुत खूबसूरत जो एक जगह है, उसका नाम है ये जो है हमारा ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय मतलब जो एक तरीके से हम हिमालयी मरुस्थल कह सकते हैं। ये लद्दाख का क्षेत्र है। ये जो आप नदी यहाँ पे लेक देख रहे हैं, ये पेगोंग झील है। पेगोंग झील अभी आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी कुछ समय पूर्व, जब भारत और चीन के मध्य कुछ विवाद हुआ था इस झील के आसपास वाले क्षेत्रों में। फिर ये एक बहुत खूबसूरत ताल है, इसका नाम है नैनीताल, जो कि इसको मैंगो लेक भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर से देखें तो ये आम की तरह इसका जो है इसकी संरचना बनी हुई है। तो आने वाले समय में हम इसके बारे में अलग से भी बात कर सकते हैं, जो उत्तराखंड की या जो हिमालयी क्षेत्रों की जो नदियां हैं या जो ताल हैं उनके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट देके अपने बताएं कि किस तरीके का आप और कंटेंट देखना चाहते हैं। हाँ, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी मैं आपको किसी भी अपने आने वाले किसी भी व्लॉग्स में दूंगा या किसी भी अंकों में दूंगा, तो ये सारी जानकारी जो है वो तथ्यों पे आधारित है। कोई भी आपको गलत भ्रामक सूचना नहीं दी जाएगी किसी भी बारे में। अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता होगी तो हम आपको ज़रूर वो चीज़ देख के आपको बताने की कोशिश करेंगे।
तो उसके बाद जब हम बात करें टूरिज्म की, टूरिज्म मतलब पर्यटन की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो विभिन्न प्रकार का पर्यटन हिमालयी क्षेत्र में किया जाता है। एक तो जैसे सामान्य पर्यटन है, आपको पता ही है कि किस तरीके से लोग घूमने आते हैं, देश और विदेश के सैलानी घूमने आते हैं। ये एक तरीके का सामान्य पर्यटन होता है जो कि एक ब्यूटी, नैसर्गिक सौंदर्यता को देखने आते हैं। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे यहाँ पे जो है स्कोप हैं पर्यटन के। जैसे अगर हम बात करें कि स्पिरिचुअल पर्यटन यहाँ पे किया जा सकता है, मतलब आध्यात्मिक जो एक पर्यटन है उसकी शुरुआत की जा सकती है। उसके अलावा आयुर्वेद में पर्यटन की काफ़ी संभावना है उत्तराखंड के क्षेत्र में। और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि जो है विभिन्न प्रकार के और जैसे कि योग है या अध्यात्म है, उन सब में भी काफ़ी पर्यटन की संभावना है। उसके अलावा वैज्ञानिक रूप से भी जो है काफ़ी इसका एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये एक बहुत बड़े पोटेंशियल सोर्स और उसकी जगह के रूप में सामने आ सकता है। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है चौले की जाली। ये मुक्तेश्वर में है। और वहीं पे एक और बहुत मुख्य चीज़ है, उसका नाम है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं या जो जानवर होते हैं उनके लिए एक अनुसंधान संस्था है। और ये एक बहुत पुरानी अनुसंधान संस्था है। और इसके बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये संस्था काफ़ी उच्च स्तरीय शोध में पहले से ही पूरा जो है इसका योगदान रहा है। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक नेचर है। नेचर एक प्रकार का वैज्ञानिक जर्नल है और ये सबसे ज़्यादा जो है इसको सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रकाशनों की सूची में माना जाता है या एक वैज्ञानिक जर्नल माना जाता है। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इसकी पहला वॉल्यूम है। तो ये पहला वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको भी IVRI जाने का आपको मौका मिला तो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर जाइए, तो आप वहाँ देखेंगे कि एक गोल्ड प्लेटेड, जैसे कहते हैं, सोने की एक प्लेट से बॉक्स में इसको सजा के रखा हुआ है, क्योंकि ये पहला वॉल्यूम है। और शायद ये संभवतः जो मेरी जानकारी है तो ये शायद ही किसी और इस तरीके की संस्था के पास है। और इस तरीके से कई सारे झरने और झीलें उत्तराखंड या हिमालय क्षेत्र में हैं। तो आज जो था वो केवल आपको एक मूलभूत जानकारी देना था हिमालय के बारे में। आने वाले अंकों में हम आपको इसके अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे जैव विविधता के बारे में बताएंगे। उसके अलावा हिमालयी लोग किन किन परेशानियों से रूबरू होते हैं वो भी आपको बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की वनस्पतियाँ उसमें मिलती हैं, क्या कितनी जो है महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ मिलती हैं, पादप जगत के क्या क्या रूप हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे जो महान लोग थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें, या डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की हम बात करें, या बहुत सारे महान लोगों ने हिमालय को अपना एक प्रेरणा स्रोत माना है और वहाँ जाके कई सारी प्रसिद्धियाँ हासिल की हैं, योग साधनाएं की हैं। तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके शब्दों में इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। तो ये है कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मतलब कि जो अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं उससे हमारे अंदर जो किसी भी चीज़ को क्रिएशन की या जो उत्पन्न करने की क्षमता आती है, और क्रिएटिविटी से हमें सोचने की क्षमता मिलती है। और सोचने से जब हम सोचते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो आप महान बनते जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और धन्यवाद।